हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्वेस्टर क्लासेस में। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था बेसिक ऑफ डेरिवेटिव के बारे में, अब हम इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे और जो चैप्टर पार्ट 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं, ये वीडियो पार्ट 2 के लिए, जिसमें चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट वीडियो में हमने जो किया था उसको मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ में रिवाइज करना चाहूँगा। हमने पढ़ा था इसमें बेसिक ऑफ डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का मीनिंग क्या होता है, डेरिवेटिव के टाइप क्या होते हैं, हिस्ट्री हमने जानी थी डेरिवेटिव की। अगर आपने ये नई वीडियो देखी है तो इससे पहले वाली वीडियो में आप जा सकते हो, जिसमें स्टार्टिंग में आपको मिलेगा। इसमें अभी हम आते हैं इसके अंदर, इससे आगे डेरिवेटिव्स का हो चुका था, हिस्ट्री हमने जान ली थी, इंडियन डेरिवेटिव के बारे में हमने पढ़ लिया, टाइप्स पढ़ लिए। अब वीडियो आती है हमारी स्टार्ट, जो हमको करना ज़रूरी है, मार्केट ऑफ पार्टिसिपेंट्स। डेरिवेटिव के अंदर कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स हैं मार्केट के अंदर, जो ट्रेड करना चाहते हैं, जो ट्रेडर्स हैं। स्पेशली मार्केट पार्टिसिपेंट्स में 3 कैटेगरी है, जो सबसे ज़्यादा, जो हम ये कह सकते हैं कि नंबर 1 पे है हेजर। यहाँ पे जब आपको शो करेगा हेजर। दूसरे नंबर पे आते हैं स्पेकुलेटर एंड ट्रेडर्स, और थर्ड कैटेगरी जो होती है वो होती है आर्बिट्रेजर्स की। इन तीनों का डिफरेंस मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले जो होते हैं वो होते हैं हेजर्स। हेजर वो इंसान है जो अपनी पोजीशन को हेज करना चाहता है। हेज का मतलब सेफ करना चाहता है। हेज का अगर हिंदी में मीनिंग देखें तो उसका मतलब होता है एकदम से बाढ़ करना। किसी खेत में अगर कोई फसल है तो उसके अगर साइड में बाढ़ अगर लगा दी जाए, सेफ्टी पर्पज़ से अगर कुछ सेफ्टी की चीज़ें लगा दी जाए, जिससे कि बाहर के कोई जानवर उस पर अटैक ना कर सकें, जिससे कि फसल ख़राब ना हो। तो मेन पर्पज़ ऑफ हेजिंग इज जस्ट टू सेव योर कैपिटल एंड जस्ट टू सेव योर मनी। इसको मैं एक एग्जांपल के साथ आपको बताना चाहूँगा। हेजर्स जो करते क्या हैं, हेजर्स का मेन मकसद जो होता है वो प्रॉफिट कमाना नहीं होता, सिर्फ अपने पोजीशन को सेव करना होता है और इन्वेस्टमेंट को सेव करना होता है। एग्जांपल के लिए अगर किसी ने निफ्टी बाय कर रखी है, एग्जांपल के लिए अभी जी जो रेट चल रहा है 17,100 पे, तो हेजर्स उसमें क्या करेगा, निफ्टी जो उसने बाय कर रखी है 17,100 पे, साथ में निफ्टी की 17,100 की पुट बाय कर लेगा। पुट बाय करने से क्या होगा कि उसने कंप्लीट जो है रिस्क को ख़त्म कर दिया, जस्ट एक थोड़ा सा प्रीमियम देके। प्रीमियम जो है एग्जांपल के लिए 17,100 की पुट का रेट अज्यूम करते हैं चल रहा होगा 200 से 300 के बीच में। अगर उसको मैक्सिमम 300 रुपये में भी अगर बाय करनी पड़ी तो 300 गुणा में 50, सिर्फ 15,000 रुपये की उसने इन्वेस्टमेंट की, एक पुट बाय की। उससे अपनी निफ्टी की जो पूरी 8 लाख की वैल्यू बनती है, तो उसको पूरा पर उसने हैज कर लिया कंप्लीट को। अगर निफ्टी 17,100 से नीचे जाएगी तो उसको लॉस नहीं होगा, अगर निफ्टी ऊपर जाएगी तो उसको अनलिमिटेड प्रॉफिट आता रहेगा। तो उसने डाउन साइड को सिर्फ हैज किया है। हैजिंग्स का एक दूसरा एग्जांपल और मैं आपको दूंगा। ये एक तरीका है जो पुट से हैजिंग की जाती है। एक हैजिंग जो फ्यूचर से हैजिंग की जाती है। एग्जांपल किसी ने इस महीने की निफ्टी बाय की, उसने नेक्स्ट मंथ की बेच दी निफ्टी। अगर किसी ने बाय कर रखी मार्च की, उसने अप्रैल की बेच दी या मई की बेच दी साथ में, तो इससे क्या है, उसने ये दोनों पोजीशन को आपस में क्रॉस कर लिया और साथ में उन दोनों पोजीशनों को क्या कर लिया, उसने हैजिंग कर ली। इस पे जो लिख रखे हैं हम इसकी डेफिनेशन के थ्रू पढ़ते हैं। Hedgers, they face risk associated with the price of underlying asset and use derivative to reduce their risk. Cooperative investing solution, banks and other products to hedge to reduce their exposure to market variable such as interest rate, shares value, bond, currency exchange, commodity prices. कमोडिटी में हेजिंग कैसे की जाती है? अगर किसी को लगता है कि एग्जाम्पल के लिए किसी को लगता है कि फ्लोर मिल है, ठीक है, और उसको अपनी फ्लोर मिल जैसे दाल की मिल है, तो उसको सिर्फ दाल की मिल में क्या है कि अपना ट्रेडिंग करनी है और ख़रीदनी और बेचनी है, लेकिन वो रिस्क फ्री रहना चाहते हैं। मेन बिजनेस है दाल खरीदी, चक्की में पीस के उसको बेच दिया, आटा बना के बेच दिया। तो इसमें क्या है कि लेकिन इसमें प्राइस की फ्लैक्चुएशन होती रहती है। आज रेट दाल का अलग है, महीने बाद अलग हो जाए, 6 महीने बाद अलग हो जाए, 1 साल बाद अलग हो जाए। तो इसको प्रॉपर हैज कैसे किया जा सकता है? इसको हैज करने का सिंपल तरीका है, कैश में जो है नगद में फ्लोर को ख़रीदा, दाल को ख़रीद लिया, और उसके बाद में क्या है कि फ्यूचर को सेल कर दिया।
उसमें क्या है, दोनों की हेजिंग होगी। अगर प्राइस ऊपर जाता है चाहे नीचे जाए, दोनों ही केस में पोजीशन हेज है। आप थोड़ा सा मैं समझ पा रहा हूँ, जो स्टार्टिंग के जो न्यू स्टूडेंट है वो शायद इस एग्जाम्पल को नहीं रीड कर पा रहे। आगे हम इसको डीप में पढ़ेंगे फ्यूचर के जो चैप्टर है विद प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ में, जिसमें आप इसको आराम से समझ पाओगे। तो अभी हमने सिर्फ टाइप्स देखे, इसमें पार्टिसिपेंट है कौन कौन मार्केट में। दूसरे पार्टिसिपेंट होते हैं इसमें स्पेकुलेटर या ट्रेडर्स। ये लोग कौन होते हैं? स्पेकुलेटर ट्राई टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर मूवमेंट ऑफ द प्राइस ऑफ अंडरलाइंग एसेट बेस्ड ऑन देयर व्यू। ट्रेडर्स वो लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ जिनका कोई इन्वेस्टमेंट का पर्पज़ नहीं है, किसी चीज़ को उनको लेकर रखना नहीं है, ना ही उसमें पैसे डाल के छोड़ने हैं। अगर किसी को गोल्ड लेकर रखना तो इन्वेस्टर है, लेकिन किसी को सिर्फ गोल्ड में ट्रेडिंग करनी है, सिर्फ गोल्ड का फ्यूचर खरीदा और बेच दिया, सिर्फ प्राइस के फ़ायदे के लिए, खरीद भी सकते हैं बेच भी सकते हैं, तो ये लोग होते हैं ट्रेडर्स। अगर किसी ने गोल्ड खरीदा 60,000 में, प्राइस हुआ 61,000 या 62,000 और उसी पे निकाल दिया 2,000 के प्रॉफिट में, तो दीज आर ट्रेडर्स। स्पेकुलेटर सेम, स्पेकुलेटर बेचता भी है खरीदता भी है, दोनों तरीके में सेम है, ट्रेडर एंड स्पेकुलेटर। तीसरा जो पार्ट है इसमें वो है आर्बिट्रेजर। आर्बिट्रेज का मतलब क्या होता है? आर्बिट्रेज इज ए डील दैट प्रोड्यूस प्रॉफिट बाय एक्सप्लोटिंग ए प्राइस डिफरेंस इन ए प्रोडक्ट इन ए टू डिफरेंट मार्केट। इसका मीनिंग क्या हुआ? आर्बिट्रेज वो पर्सन है जो एक मार्केट के प्राइस को दूसरी मार्केट के साथ में साइमल्टेनियसली एक मार्केट में खरीदता दूसरे में बेचता है। आप इसको थोड़ा सा, आर्बिट्रेज का बेसिकली सिंपल मतलब क्या है कि अगर एनएससी पे एग्जांपल के लिए एक शेयर है कोई भी, रिलायंस जैसे, एसबीआई है, पीएनबी है, एनएससी पे भी वही रेट चल रहा है, बीएससी पे भी वही रेट चल रहा है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है 10 पैसे का, 15 पैसे का, 20 पैसे का। एग्जांपल के लिए पीएनबी का रेट चल रहा है एग्जांपल 45 रुपीज़, तो 45 रुपये रेट चल रहा है एनएससी पे, पीएससी के ऊपर रेट चल रहा है 45 रुपये 10 पैसे, सिर्फ 10 पैसे का डिफरेंस है। लेकिन आर्बिट्रेजर वो इंसान है जो एनएससी पे बाय करेगा उसी शेयर को और बीएससी पे सेम रेट पे तुरंत बेच देगा, सिर्फ एक छोटे से प्रॉफिट को कमाने के लिए। तो इसको बोलते हैं आर्बिट्रेजिंग। आर्बिट्रेजिंग के अंदर जो है आर्बिट्रेज ट्रेडिंग जो है काफ़ी मात्रा में बड़े लेवल पे जो है इंस्टीट्यूट करते हैं, सिर्फ 5 पैसे 10 पैसे के डिफरेंस के लिए। इसके लिए 5 पैसे में आप सोचोगे कि बचेगा क्या? 5 पैसे में भी बहुत प्रॉफिट हो सकता है अगर बहुत बड़ी लार्ज इन्वेस्टमेंट के साथ अगर काम किया जाए तो। और ये स्पेकुलेशन पूरे दिन चलती है जिसमें बार बार लोग खरीदते रहते हैं, बेचते रहते हैं, आर्बिट्रेज का फ़ायदा उठाते हैं। आर्बिट्रेज बहुत सारी चीज़ों में की जा सकती है, एनएससी टू बीएससी की जा सकती है। अगर आर्बिट्रेज को डिलीवरी से लेके, डिलीवरी अगर किसी ने खरीदी है, फ्यूचर बेच दिया, तो स्पॉट की और फ्यूचर की हेजिंग की जा सकती है, आपस में आर्बिट्रेज किया जा सकता है विदाउट जीरो रिस्क। इसमें कोई रिस्क भी नहीं है। एग्जांपल के लिए रिलायंस का रेट चल रहा है स्पॉट में 2200 रुपये 2200 और फ्यूचर का रेट चल रहा है 2208 रुपये, तो ये 8 रुपये डिफरेंस है। अगर किसी ने कैश में शेयर बाय किए 2200 रुपये के हिसाब से 250 शेयर और फ्यूचर सेल कर दिया 2208 में, तो उसको 8 रुपये का डिफरेंस जो है ये, दिस इज द आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी। इसको आप गूगल पे सर्च करोगे आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी के नाम से, तो आपको बहुत सारी आर्बिट्रेज की अपॉर्चुनिटियाँ शो करेगा। फ्यूचर में और कैश का जो डिफरेंस है ये परसेंटेज दिन में घटता भी रहता है, बढ़ता भी रहता है। तो एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो आर्बिट्रेज के अंदर ट्रेडिंग करता है। तो स्पेशली 3 ही जो पार्टिसिपेंट है जो मार्केट के अंदर डेरिवेटिव में ज़्यादा काम करते हैं, हेजर्स, ट्रेडर्स और तीसरे जो बच गए आर्बिट्रेजर्स। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना टाइप ऑफ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव्स के टाइप क्या है? ये बहुत ही आसान है। डेरिवेटिव मार्केट के सिर्फ 2 ही टाइप हैं, एक है एक्सचेंज ट्रेडेड, दूसरी है ओटीसी मार्केट, ओवर द काउंटर एक्सचेंज। इसमें भी सेम यही चीज़ लिख रखी है। इन मॉडर्न वर्ल्ड देयर आर वैरायटी ऑफ डेरिवेटिव प्रोडक्ट आर अवेलेबल, दोज आर आइदर ट्रेडेड ऑन ऑर्गेनाइज्ड और ओटीसी। आप इसको पढ़ सकते हो आराम से। ओवर द काउंटर का मतलब क्या है कि जो बैंक्स है, स्पेशली मेजरली जो बैंक है, वो 2 पार्टी के बीच में सेटलमेंट कराते हैं कि आपको इतनी प्रोडक्ट मात्रा में करेंसी खरीदनी है, डॉलर खरीदना है या यूरो खरीदना है, वो दूसरी पार्टी को इतनी मात्रा में इस रेट को इतना बेचना है।
तो आपस में जो सेटलमेंट कराती है वो ओवर द काउंटर कराते हैं। तो OTC मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज में और करेंसी के अंदर डील ज़्यादा करते हैं। OTC में हम फ्यूचर्स में भी डील कर सकते हैं, निफ्टी में भी कर सकते हैं, कैश में भी कर सकते हैं, शेयरों में भी कर सकते हैं। तो शेयर्स के फ्यूचर्स में ही सेट कर सकते हैं, इसको हम बोलते हैं ओवर द काउंटर एक्सचेंज। दूसरी जो एक्सचेंज है, दूसरा जो है स्टैंडर्डाइज फॉर्म में जो एक्सचेंज होती हैं वो होती हैं NSE एंड BSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिस पे एक्सचेंज पे ट्रेड कर सकते हैं, MCX के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। दीज आर एक्सचेंज ट्रेडेड फ्यूचर्स। सिंपली आगे बढ़ते हैं। इसमें टाइप ऑफ मार्केट में सिर्फ दो ही है, OTC ओवर द काउंटर एक्सचेंज और दूसरा एक्सचेंज ट्रेडेड एक्सचेंज जो स्टैंडर्डाइज फॉर्म में काम करवाते हैं। इसमें आगे है पॉइंट नंबर 1.6, सिग्निफिकेंस ऑफ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव्स के फ़ायदे क्या हैं? ओबियसली इसमें बेसिकली ये कुछ ज़्यादा बताने वाला इसमें कुछ है नहीं, हम प्रॉफिट कर सकते हैं, स्पेशली ट्रेडिंग के लिए आसान है। डेरिवेटिव हेल्प करता है प्राइस की डिस्कवरी के लिए कि एक्चुअल में क्या प्राइस होना चाहिए, रिस्क को मिनिमाइज़ करने में हेल्प करता है, रिस्क को एपिटेट करने में हेल्प करते हैं। दीज आर द बेसिक। डेरिवेटिव जो है रिस्क को ट्रांसफ़र कर देता है। ओके, लास्ट टॉपिक है इसमें जो है वेरियस रिस्क फेस्ड बाय पार्टिसिपेट ऑफ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव के अंदर जो लोग ट्रेड करते हैं उनको कौन से रिस्क है जो फेस करने पड़ते हैं। इफ़ सबसे पहले जो एक्सचेंज है, एक्सचेंज के रूप में कुछ रिस्क होते हैं जिसको इन्होंने टाइप बताया। सबसे पहला रिस्क होता है इसमें जो इन्होंने डिफाइन किया है, एक एक मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला रिस्क है लीवरेज इंस्ट्रूमेंट। सबसे पहले लीवरेज होनी चाहिए। तो इसमें लिक्विडिटी रिस्क आता है। लिक्विडिटी का मतलब कि बायर भी मिलना चाहिए, सेलर भी मिलना चाहिए। अगर आपने कोई चीज़ खरीदी है, उसको खरीदने वाला नहीं है, कोई बेचने वाला नहीं है, तो दिस इज़ कॉल्ड एज लिक्विडिटी रिस्क। कि उसमें एग्जांपल, आपने कोई शेयर खरीदा या गोल्ड खरीदा, सिल्वर लिया, लेकिन आपने जब ले लिया तब उसमें सेलर था, बायर था। अब जब आप बेचने जा रहे हो तो उसमें कोई बायर ही नहीं है, तो ये लिक्विडिटी रिस्क है। इसमें एक रिस्क होता है जो डेरिवेटिव में फेस किया था, वो काउंटर पार्टी रिस्क। काउंटर पार्टी रिस्क का मतलब कि जिस ब्रोकर के साथ काम कर रहे हो, जहाँ पे आपने पैसा अपना डिपॉजिट कर रखा है, उसमें बाइंग सेलिंग का इशू आ जाए आपके पास में, तो ब्रोकर ही डिफ़ॉल्ट कर जाए, ऐसा कुछ हो जाए, तो दिस इज काउंटर पार्टी रिस्क। ऑपरेशनल रिस्क हो सकता है, जिस सॉफ्टवेयर से आप काम कर रहे हो फ्रॉड हो जाए, डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत आ जाए, ऑफलाइन तरीके से भी कुछ भी फ्रॉड हो सकता है, दिस इज ऑपरेशनल रिस्क। तो बेसिकली दीज आर टाइप ऑफ रिस्क। और भी रिस्क हो सकते हैं के अंदर। बेसिकली जो है रिस्क है, M2M का रिस्क हो सकता है। एक्सचेंज ने जो M2M दी आपने फिक्स किया है, मार्केट एकदम से एक्सट्रीम टूट जाए तो हम इसको बोलते हैं वैल्यू एट रिस्क, कि मैक्सिमम कितना रिस्क हो सकता है। तो दीज आर द बेसिक टाइप ऑफ रिस्क जो डेरिवेटिव मार्केट में फेस करने पड़ते हैं। अभी के टाइम पे इतने ज़्यादा रिस्क फेस करने नहीं पड़ते मार्केट में, क्योंकि एक्सचेंज ने काफ़ी रूल्स और रेगुलेशन काफ़ी टाइट कर दिए हैं। तो काउंटर पार्टी रिस्क इतना ज़्यादा रहा नहीं। ऑपरेशनल रिस्क है, सब कुछ ऑनलाइन होता है, तो बहुत कम चांस है कि टेक्निकल सॉफ्टवेयर ही फेल हो जाए या कोई ऐसा कुछ हो जाए जिससे एक्सचेंज पे ही दिक्कत आए, टेक्निकल इशू आ जाए। तो एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से ये रिस्क काफ़ी हद तक कम हो चुके हैं। तीसरा जो रिस्क है लिक्विडिटी का, तो वो हम जो ट्रेडर्स है वो पहले देख के ट्रेड करता है कि इसमें पर्टिकुलर सेगमेंट में वॉल्यूम है या नहीं है। अगर वॉल्यूम लो है तो उसमें ट्रेड करना अपने आप में एक रिस्क रहता है लिक्विडिटी का। तो दीज आर फर्स्ट चैप्टर अपना कंप्लीट है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अपना अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडेक्स, जिसमें हम पढ़ेंगे निफ्टी के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।